हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमी पिंक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के जो रिलेशन थे वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे मेजर क्वेश्चन इससे आते हैं। चाहे इसमें बैटल ऑफ पलासी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, बंगाल के नवाब के बारे में पूछा जाए, इलाहाबाद की संधि पूछा जाए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बंगाल में कैसे द्वैध शासन लागू हुआ, रॉबर्ट क्लाइव का कैसे आगमन हुआ, ये सारे पोर्शन इससे पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिला के एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। पहले हम बंगाल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्यों बंगाल इतना ज़रूरी था, क्यों नवाब भी वहाँ पे रहना चाहते थे, उनको वो अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते थे, क्यों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी बंगाल पे अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी। तो बंगाल क्या था, एक रिसोर्स रिच एरिया था, एक बड़ा एरिया था 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी कहने का मतलब कि 1700 से बाद और 1800 से पहले, उसके बीच के पोर्शन को 18th सेंचुरी कहेंगे। तो बंगाल एक रिसोर्स रिच एरिया था, चाहे वो टेक्सटाइल से हो या फिर ट्रेड सरप्लस के कारण हो, कोई अनाज हो, सब कुछ एक अच्छा खासा रिसोर्स रिच एरिया बंगाल था। यहाँ पे 1700 में क्या होता है, 1700 के दौरान मुर्शीद कुली खान नाम का एक दरबारी होता है मुग़ल दरबार में, उसको दरबारी कह सकते हैं या वज़ीर था, उसको औरंगजेब जो उस वक्त मुग़ल शासक थे वो बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं और इसको बंगाल भेजा जाता है। वो बंगाल आता है और वहाँ पे रूल करता है वो 1727 तक, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। कई बार पूछ देता है कि मुर्शीद कुली खान को बंगाल का नवाब कब नियुक्त किया गया, तो 1700 में नियुक्त किया गया। किसने नियुक्त किया, तो औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया। और ये कब तक वहाँ शासन किया, तो 1727 तक। इसका जो पीरियड था वो 1700 से 1727 तक इसकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। ये जब वहाँ का नवाब बना, उसके बाद यहाँ पर उसके नवाब बनते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कौन होता है, तो मुर्शीद कुली खान का दामाद था ये सुजाउद्दीन। और ये 1727 से लेकर के 1739 तक बंगाल का नवाब रहता है। 1739 के बाद क्या होता है कि सरफराज खान नाम का एक व्यक्ति, जो कि उसका पुत्र रहता है सुजाउद्दीन का, और वो बहुत ही एक कमज़ोर शासक होता है, वो इतना इनकैपेबल रहता है कि वो सही ढंग से प्रशासन को नहीं चला पाता है। तो वो लगभग साल भर वहाँ पर शासन करता है। इस दौरान क्या होता है कि बंगाल प्रांत में ही बिहार एक जगह रहता है। बंगाल, जैसा हम जानते हैं कि बंगाल जो प्रांत था पुराना, उसमें बिहार और उड़ीसा इंक्लूडेड थे। तो बिहार का एक उप नवाब था अलीवर्दी खान। वो क्या करता है कि 1741 में सरफराज खान को हरा देता है और मार देता है। एक युद्ध होता है छोटा सा घेरिया नामक जगह पे, वहाँ पर उसको हरा करके मार देता है। और 1741 में वो बंगाल का नया नवाब बन जाता है। कौन, अलीवर्दी खान। और ये बंगाल के जो नवाब थे उसमें सबसे अच्छा नवाब साबित होता है। 1741 से लेकर के 1756 तक ये बंगाल पर शासन करता है और ये मुगलों को भी कड़ी चुनौती देता है, उनको टैक्स देना बंद कर देता है। तो इस तरीके से ये एक सशक्त नवाब के रूप में उभरा। जब इसकी मृत्यु होती है 1756 में, तो इसका एक नाती था, ग्रैंडसन था, सिराजुद्दौला, वो 1756 में नया नवाब बंगाल का बनता है। तो ये हम बंगाल का एक सिनारियो समझिए कि बंगाल में कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ रही थी, ये नवाब के दृष्टिकोण से था। अब हम देखते हैं कि कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बंगाल के उस दौरान क्या कर रही थी, उनके लिए बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट था, वो क्यों यहाँ पर अपना प्रभुत्व चाहते थे, चाहे वो व्यापार के माध्यम से ही क्यों ना हो। तो बंगाल जो था वो 60% ऑफ इट्स इंपोर्ट फ्रॉम एशिया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो एशिया, पूरा एशिया से जो सामान भेजते थे ब्रिटेन, उसका 60% जो हिस्सा होता था वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से जाता था। तो इससे बंगाल का इंपॉर्टेंस कंपनी के लिए समझ में आ सकता है कि 100 में से अगर 60 किसी एक प्रांत से जाता हो, पूरे महादेश का, पूरे एशिया कंटिनेंट का, तो बंगाल सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये समंदर के किनारे था, समुद्र के किनारे था, जिसके कारण से क्या होता था कि ये हेल्पफुल था ट्रेड के लिए, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेड होता था वो सी रूट के थ्रू होता था। तो समुद्र के किनारे होने के कारण ये ट्रेड के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। तीसरा कारण, ये एक रिसोर्स रिच था। यहाँ पर टेक्सटाइल, आज भी यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल जो है बंगाल का, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जूट है, इसके लिए ये फेमस है।
दे गॉट फ्री ट्रेड राइट इन बंगाल फ्रॉम। अब क्या होता है इस दौरान कि उनको बंगाल में फ्री ट्रेड करने का राइट दे दिया गया, और उससे बदले में कंपनी क्या देती थी मुगलों को, तो $350, $350 कंपनी सालाना जो था वो मुगलों को देती थी फ्री ट्रेड के बदले में। पूरे बंगाल में वो फ्री ट्रेड कर सकते थे, और बदले में वो कमाते कितना थे, तो $50,000 एनुअली। ये बहुत ही ज़्यादा मुनाफे का सौदा था कंपनी के लिए, इसलिए वो किसी भी हालत में बंगाल को अपने नियंत्रण से नहीं देना चाहती थी, बशर्ते और ज़्यादा वहाँ पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती थी। तो ये हमने बंगाल को नवाबों की ओर से क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखा, कंपनी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखा। अब क्या होता है कि अलीवर्दी खान जिसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला वो नवाब बनता है। अब हम आ गए हैं 1756 में। ठीक, कंपनी को भी यहाँ पर अच्छा खासा फायदा हो रहा है, तो दोनों के लिए एक अच्छा समय है। जो इसमें ज़्यादा मजबूत होगा वो आगे बढ़ेगा। तो कैसे कैसे घटना आगे बढ़ती है देखते हैं। सिराजुद्दौला के सामने गद्दी संभालते ही बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो गई। पहली बात तो वो बहुत यंग था, ऑलमोस्ट 20 साल का था, तो वो इनएक्सपीरियंस था। उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, और यंग भी बहुत था। दूसरा, उसको काफ़ी सारी समस्या जो थी वो उसके ग्रैंडफादर यानी कि अलीवर्दी खान से विरासत में मिल गई थी, क्योंकि उसके नवाब बनते ही बहुत सारे जो उसके दरबार के लोग थे, बहुत सारे उसके जो रिलेटिव्स थे, वो इसके दुश्मन बन गए जिनकी गद्दी पे नज़र थी। और अंग्रेज़ तो एक दुश्मन थे ही। देखते हैं कौन कौन दुश्मन था। पहला तो पूर्णिया का नवाब और उसका एक कजिन था शौकत जंग, वो उसका एक दुश्मन बना। दूसरा थी उसकी एक बुआ थी घसेटी बेगम, जो कि अलीवर्दी खान की बहन थी और सिराजुद्दौला की बुआ थी, वो इसकी एक दुश्मन बनी। तीसरा था जो सिराजुद्दौला का कमांडर था, सेनापति था, चीफ सेनापति था, वो मीर जाफर। ये तीन उसके करीबी थे जो उसके दुश्मन बन गए। पहला शौकत जंग पूर्णिया का नवाब जो कि उसका कजिन था, दूसरा उसकी एक बुआ घसेटी बेगम, और तीसरा मीर जाफर। ये लोग हो गए। उसके बाद उसके दरबार में आते, ये तो घर के दुश्मन हो गए। अब आते हैं दरबार में। दरबार में जगत सेठ हो गए, ओमीन चंद हो गए, राय दुर्लभ हो गए, ऐसे सारे बहुत सारे दरबारी थे, बैंकर्स थे जो कि सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। ये उनके दरबार में रह के ही स्ट्रांग हो चुके थे और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट थे पूरे तरीके से। अब दो तरीके के दुश्मन हो गए, और तीसरा तो यूनिवर्सल दुश्मन था ही, कौन? इंग्लिश। अंग्रेज जो थे, कंपनी जो थी, वो भी बंगाल के नवाब को बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए नहीं देखना चाह रही थी, क्योंकि बंगाल के नवाब मजबूत होंगे तो कंपनी के प्रभुत्व में गिरावट आएगी। तो ये तीनों दुश्मन हो गए इसके। कंडीशन सिराजुद्दौला के लिए और ज़्यादा खराब कब हो गई, जब जो बंगाल में जो कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने नवाब की परमिशन लिए बिना वहाँ पर फोर्टिफिकेशन चालू कर दिया। कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम वाला जो इलाका था, उसको फोर्टिफिकेशन यानी कि घेराबंदी चालू कर दी। तो ये कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को लगा कि उसके प्रभुत्व को डायरेक्ट चुनौती दी जा रही है, क्योंकि वो एक नवाब था तो उससे पूछा जाना चाहिए था। तो सिराजुद्दौला चूंकि एक नवाब था, उसने भी कुछ एक्शन लिया। रिस्पॉन्स उसका क्या था वो देखते हैं। वो पहले क्या करता है कि अपने दुश्मनों को समाप्त करने की कोशिश करता है। सबसे पहला जो उसका टारगेट होता है वो शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का नवाब था, उसके ऊपर आक्रमण करता है और उसे हरा देता है। उसके बाद जो उसकी बुआ रहती है घसेती बेगम, उससे उसका खजाना यानी कि जो पैसा का जो भी सोर्स था, उसका जो खजाना था, उसको छीन करके उसको भी दूर कर देता है। तीसरा क्या करता है कि मीर जाफर जो उसका सेनापति था, उसको हटा करके उसके स्थान पर मीर मदन की नियुक्ति कर देता है, जो मीर मदन उसका एक भरोसेमंद सिपाही था। तो इसने अपने तीन दुश्मनों को हटा दिया। लेकिन जो दुश्मन हट गए उनमें से एक की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन दो तो एक्टिव थे, उसको सिर्फ उसने अपने से दूर किया था, जो आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अंग्रेजी के ऊपर अटैक किया, और ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि वो एक इनएक्सपीरियंस था, तो उसने ऐसा कर दिया। उसने कलकत्ता पे अटैक किया और जो फोर्ट विलियम था उसके ऊपर कब्जा कर लिया और कंपनी के लोगों को वहां से हरा के भगा दिया। ये 1756 के करीब की घटना है। अब क्या होता है, एक और इंसिडेंट के बारे में इतिहास में वर्णन मिलता है, जिसकी पुष्टि बहुत ज़्यादा इतिहासकार नहीं करते हैं। हॉलवेल नाम का एक इतिहासकार था, अंग्रेज इतिहासकार था। वो एक घटना के बारे में चर्चा करते हैं कि एक छोटा सा काल कोठरी टाइप का रूम था,
उसमें 146 अंग्रेज बच्चे, औरत या सिपाही जो भी थे उनको सिराजुद्दौला ने कैद कर दिया, जिसमें सांस लेने की भी कोई जगह नहीं थी। और उसने उसमें उसको कैद कर दिया, और वो जो 146 लोग थे उसमें से मैक्सिमम लोगों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा घटना था, जो कि इसमें अंग्रेज बच्चे, महिलाएं शामिल थी। तो इसको अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ माहौल बनाने की भी कोशिश की। हालांकि ये जो घटना है, इसको इतिहासकार, काफ़ी सारे इतिहासकार जो है वो नकार देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि जो घटना हॉलवेल के द्वारा बताई गई है उसमें जितने व्यक्तियों की मृत्यु बताई गई है वो उससे काफ़ी कम हो सकती है, क्योंकि एक अव्यावहारिक घटना लगता है। अब यहाँ तक की घटना हो गई 1756 में, अंग्रेज हार चुके थे, थोड़ा पीछे हो चुके थे, सिराजुद्दौला का मॉडल ऊपर की ओर था। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है एक अंग्रेज सिपाही की, जो कि अंग्रेजों के लिए आगे चल के बहुत फायदेमंद साबित हुआ। उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ये मद्रास में था। रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है कि मद्रास से एक सैन्य टुकड़ी को लेकर के ये बंगाल में आता है, और इसके आने के साथ ही जो ब्रिटिश जो थे, जिनका मॉडल डाउन हो चुका था, वो एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं किस पे? फोर्ट विलियम पे, जहां पे सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों के साथ कब्जा जमा रखा था। और फोर्ट विलियम को ये अपने से छुड़ा लेते हैं और वहां पर नवाब के सैनिकों को मार के भगा देते हैं। उन्होंने रिकैप्चर कर लिया कलकत्ता फोर्ट को, जिसको कि फोर्ट विलियम भी कह सकते हैं। तो ये एक चरण हो गया। यहाँ पर अब अंग्रेजों ने अपने वापस स्थिति पुरानी पाली। अब क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया। उसने सोचा कि मीर जाफर जो थे, जगत सेठ, उमिनचंद, ये किसके अगेंस्ट हैं? ये सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हैं। तो उनके जो करीबी लोग थे, जो उनके अगेंस्ट थे, उनको ही यूज करना था। मीर जाफर, जगत सेठ और उमिनचंद। मीर जाफर को उन्होंने प्रॉमिस किया कि इसके हराने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये लोग लालच में आकर के रॉबर्ट क्लाइव का समर्थन करने लगे। और जैसे जैसे ये सब घटनाएं होने लगी, दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगी, कंपनी और नवाब के बीच में। और अंत में युद्ध ही एकमात्र ऑप्शन बच गया था, ताकि इस चीज़ को फाइनली ख़त्म किया जा सके। हालांकि इसके बारे में इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये युद्ध जो था, बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध, इसके शुरू होने से पहले ही इसका जो परिणाम था वो लिखा जा चुका था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत ही चालाकी के साथ सिराजुद्दौला के बहुत सारे जो करीबी लोग थे उसको अपनी ओर मिला लिया था। हालांकि सिराजुद्दौला ने फिर भी युद्ध किया, और जब हार उसको सामने लगा तो वो भाग गया वहाँ से, युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया। मीर मैदान जो कि उसका सेनापति था उस वक्त, उसने हालांकि युद्ध किया। और जब सिराजुद्दौला भाग गया तो मीर जाफर का एक पुत्र था, मीरान, उसके आदेश पर उसको पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो ये बैटल ऑफ पलासी था। इसके डेट कई बार पूछे गए हैं। 23 जून 1757, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध हुआ था। इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। बंगाल के नादिया जिले में हुआ था, भागीरथी नदी के पास। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बैटल ऑफ पलासी तो हो गया, उसके बाद के क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे सिनारियो जो था वो आगे बढ़ा। तो जैसा कि पहले से प्रॉमिस किया गया था, मीर जाफर को नया नवाब नियुक्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और जो नया नवाब अंग्रेजों ने नियुक्त किया वो अपने फेवर का आदमी था, तो उसने बहुत सारे फेवर किए अंग्रेजों को रिटर्न में। उसने क्या किया कि ग्रोइंग इट्स ट्रेड, जो बंगाल में जो कंपनी का व्यापार था उसको बढ़ाने में बहुत सारा हेल्प किया। उसने 24 परगना का थी जमींदारी की, यानी कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार वो अंग्रेजों को दे दिया, यानी कि कंपनी को दे दिया। 24 परगना, बंगाल के 24 परगने का जमींदारी का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। ये किसने किया? तो मीर जाफर ने। लेकिन धीरे धीरे क्या होता, और साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसा भी एक इंटरवल पे, फिक्स्ड इंटरवल पे मीर जाफर को कंपनी को देना था। ये भी एक समझौता हुआ था। लेकिन क्या होता है, जब किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया जाता है तो वो एक टाइम लिमिट के बाद वो भी परेशान हो जाता है। यही मीर जाफर के साथ हुआ। जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश थी, उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस किया उसके प्रशासन में, इतना ज़्यादा पैसे का डिमांड किया कि ये कहीं ना कहीं लॉस में चला गया। और मीर जाफर जो था वो उस वक्त अंग्रेज के एक और राइवल थे, यूरोपियन राइवल डच, उनके साथ समझौता करने का कोशिश किया ताकि अंग्रेजों को वहाँ से, बंगाल से हटाया जा सके।
ये 1757 के बाद की घटना है। लेकिन उसी दौरान 1759 में क्या होता है, एक युद्ध होता है 1759 में। ये युद्ध किसके किसके बीच में होता है, डच के बीच में और अंग्रेज के बीच में, इंग्लिश और डच के बीच में होता है। और इस युद्ध का नाम पूछा जाता है कई बार बैटल ऑफ बेदारा 1759 में। और इसमें अंग्रेजों ने डच को हरा दिया और उनकी जो सारी जो टेरिटरीज थी उसको कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर चूंकि डच से हेल्प लेने गए थे मीर जाफर और डच को अंग्रेजों ने हरा दिया, तो डच तो कमजोर पड़ गए। और ये बात अंग्रेजों को भी पता चल गई कि मीर जाफर डच के पास हेल्प लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने इस पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया, ट्रिचरी यानी कि धोखाधड़ी या राजद्रोह का आरोप लगा दिया। और चूंकि वो पैसा भी नहीं दे पा रहे थे, इससे भी ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो उनसे गुस्सा हो गए थे कि ये मीर जाफर उनके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है, किसी काम नहीं आ रहा है। तो जो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वो देखते हैं अब क्या होता है। उस वक्त क्या होता है 1759 के दौरान या 1760 में बंगाल में एक नए गवर्नर की नियुक्ति होती है। उस गवर्नर का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेंसीटार्ट। दो लोगों की इस वक्त एंट्री होती है, एक वेंसीटार्ट जो कि अंग्रेज गवर्नर, जो कंपनी के गवर्नर नियुक्त किए गए थे बंगाल में, वो। दूसरा मीर जाफर का सन इन लॉ। मीर जाफर का सन इन लॉ कौन था, तो मीर कासिम। मीर कासिम जो था वो मीर जाफर का सन इन लॉ था। और इसकी नियुक्ति नवाब के पद पर हो जाती है। कैसे होती है, तो जो टसल चल रहा था, जो अंग्रेज अधिकारी जो नाराज थे मीर जाफर से, इसका फायदा उठा करके ये क्या करता है, वेंसीटार्ट जो नए गवर्नर थे उनसे बात करता है, उनको प्रॉमिस करता है कि हम आपके लिए फायदेमंद चीज़ देंगे, हम आपको ट्रेड को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और इस चीज़ का फायदा उठा करके वो मीर कासिम जो है वो बंगाल का नया नवाब 1760 में 1760 में नियुक्त हो जाता है। नियुक्त होने के बाद वो अंग्रेजों को क्या क्या देता है, तो ये पूछा गया है कि वर्धमान का जिला, मिदनापुर का जिला और चिट्टागोंग का जिला, जो चिटगांव जो बांग्लादेश में है वर्तमान में, ये सारे जिले जो थे ये उन्होंने कंपनी को दे दिए कि इस पर जो रेवेन्यू वसूलने का जो अधिकार होगा वो कंपनी के पास चला जाए। ये तीनों काफ़ी बड़े बड़े जिले थे। सिलहट जो कि असम का क्षेत्र अभी वर्तमान में है, उसके साथ जो व्यापार होता था वो काफ़ी मुनाफा वाला व्यापार होता था, उसमें से भी 50% शेयर कंपनी के साथ साझेदारी किया गया। जो सिलहट का जो ट्रेड था उसका आधा शेयर कंपनी को चला गया। 5 लाख रुपए जो है वो कंपनी के जो वार इफर्ट्स थे, यानी कि जो कंपनी जो थी वो साउथ इंडिया में जो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रही थी, युद्ध कर रही थी, तो उसमें जो उसके खर्च आ रहे थे उसमें 5 लाख रुपए कंपेंसेशन के रूप में मीर कासिम ने दे दिया। उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर वाज फिक्स्ड ऑन ए पेंशन ऑफ 1500 रुपीज़ एनुअली। 1500 एनुअल पेंशन पे मीर जाफर को जो था वो एक तरीके से बंद कर दिया गया और मीर कासिम नया नवाब नियुक्त हो गया। अब देखते हैं क्या होता है आगे। मीर कासिम नवाब बन गया, उसने अंग्रेजों के फेवर में बहुत सारे काम कर दिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता था कि मीर जाफर को जब अंग्रेजों ने नवाब नियुक्त किया गया तो उन्होंने उसके साथ भी धोखाधड़ी की, तो ये मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि कुछ एक्शन लिए, कुछ कड़े कदम उठाए। पहला उसने क्या किया कि बंगाल में जो मुर्शिदाबाद था वो कलकत्ता जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे काफ़ी नज़दीक था, उसने वहाँ से अपनी राजधानी शिफ्ट करके मुंगेर कर दी, जो कि वर्तमान में बिहार में है। तो पहला तो काम उसने किया, ये कई बार पूछा गया है कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करके मुंगेर कर दी। दूसरा काम क्या किया, उसने ना अपनी सेना का रीऑर्गेनाइजेशन किया, उनका स्किल बढ़ाया, उनके अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स दिए और अच्छी सी ट्रेनिंग दी अपने सेना को, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अच्छे से युद्ध कर सके अंग्रेजों के साथ भी। अपने प्रशासन में भी उसने बदलाव किया और अपने फेवरेबल लोगों को अपने प्रशासन में जगह दी। तीसरा काम क्या किया, उसने एक बंदूक की फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगाई, मुंगेर में। मुंगेर में एक बंदूक की फैक्ट्री लगाई। तो ये जो 3 काम था ये अंग्रेज भी देख रहे थे और उनके भी कहीं ना कहीं वो कॉशियस हो गए थे कि मीर कासिम ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन चूंकि उनको पैसा मिल रहा था और उस चीज़ों में रेवेन्यू वसूलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तो उस वक्त वो बहुत कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्यों टेंशन फिर से बढ़ा नवाब जो बंगाल के थे मीर कासिम और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में। तो होता क्या है कि मीर कासिम जो है वो चूंकि मुंगेर में उनकी राजधानी थी, तो उस वक्त बिहार के एक उप नवाब थे, उनका नाम था राम नारायण, और वो अंग्रेजों के फेवरेबल अधिकारी थे, वो अंग्रेजों की सहायता करते थे।
तो उस राम नारायण से मीर कासिम ने अकाउंट मांगा, किस चीज़ का? तो जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था बिहार के क्षेत्र से, उसका अकाउंट मांगा। लेकिन राम नारायण ने वो देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर अंग्रेजों का फुल सपोर्ट था, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। दूसरा क्या होता है, ये कारण बन रहा है कैसे कैसे बैटल ऑफ बक्सर के पहले का जो बैकग्राउंड था वो सेट होता है। उसके बाद क्या होता है, मिसयूज ऑफ दस्तक। दस्तक एक था फरमान, वो उसका मिसयूज करते हैं। कौन करते हैं? तो कंपनी के जो अधिकारी थे। अब ये दस्तक क्या है? तो मुगलों के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दिया गया था, शाही फरमान दिया गया था, जिसके तरफ से वो क्या कर सकते थे कि बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, फ्री ट्रेड कर सकते थे पूरे बंगाल में। लेकिन ये सिर्फ कंपनी के लिए था। लेकिन इसका क्या हुआ कि धीरे धीरे फायदा उठाने लगे कंपनी के अधिकारी, वो अपना प्राइवेट ट्रेड करते थे और पर्सनल मुनाफा कमाते थे इस दस्तक का यूज करके। इससे क्या होता था कि जो लोकल जो भारतीय जो व्यापारी थे उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता था, क्योंकि अगर ड्यूटी फ्री अगर ट्रेड करेंगे तो उनके जो गुड्स रहेंगे, जो अंग्रेज व्यापारियों के गुड्स रहेंगे, उनका दाम कम होगा तो उनका सामान ज़्यादा बिकेगा। और जो लोकल व्यापारी थे उनके ऊपर ड्यूटी लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, तो उनके जो गुड्स होते थे, उनके जो प्रोडक्ट्स होते थे, उनके कॉस्ट हाई रहेंगे और उनका जो गुड्स था उसका सेल कम होगा। तो ये कंपनी के जो अधिकारी थे वो इसका फ़ायदा उठाने लगे और जो लोकल व्यापारी थे उनको इसका नुकसान होने लगा। साथ ही साथ जो कंपनी के जो अधिकारी थे वो कमीशन लेकर के इस दस्तक को भारतीय व्यापारी को बेचते थे। जब ये सारी बातें मीर कासिम को पता चली तो उसने इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और ओवरऑल चाहे वो भारतीय व्यापारी हों या अंग्रेज़ के व्यापारी हों, सबके ऊपर से कस्टम ड्यूटी हटा दिया ताकि सबको फेयर चांस मिल सके। अब ये जो बात हुई तो इससे काफ़ी ज़्यादा टेंशन दोनों के बीच में आ गया। किसके बीच में? तो बंगाल के नवाब के बीच में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये घटना है 1763 की। तो ये घटना तो 1763 में उसके बाद क्या होता है कि इस चीज़ से कंपनी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो मीर कासिम के ऊपर अटैक कर देती है। मीर कासिम के ऊपर अटैक करके उनके जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थे, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, मुंगेर हो या और भी बाकी सारे क्षेत्र वर्धमान वगैरह के, ये सारे जो हैं उनसे छीन लेते हैं। और इसके साथ क्या होता है कि मीर जाफ़र, जिसको उन्होंने हटा दिया था और मीर कासिम को नवाब बनाया था, उसको वापस से नवाब बंगाल का नियुक्त कर देते हैं। चूंकि मीर कासिम उनके लिए अब खतरा बन रहा था तो उन्होंने मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को नियुक्त कर दिया, उसके टेरिटरीज जीत लिए, उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो मीर कासिम अब क्या करता है, मीर कासिम वहाँ से भाग जाता है। वो भाग कर कहाँ पहुँचता है? मुंगेर से तो वो अवध पहुँचता है, जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्र है अवध, वहाँ पहुँचता है। और वहाँ पर वो मदद मांगता है, किससे? अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला, उनसे मदद मांगता है। बंगाल के जो नवाब थे, जो पूर्व नवाब थे मीर कासिम, वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और इसमें वो लोग इंक्लूड करते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो तत्कालीन मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। वो तो तीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कौन कौन? बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक अलायंस बनाते हैं, किसके खिलाफ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और तीनों मिलके प्लान बनाते हैं कि अलायंस बना के हम अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करेंगे और उनको हटा देंगे। तीनों की सेना मिल जाती है, एक बड़ी सेना हो जाती है और ये लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये लोग अटैक करते हैं। लेकिन होता क्या है, जो इंग्लिश आर्मी थी वो भले ही संख्या में कम थी लेकिन उसके पास नेतृत्व अच्छा था, उनके पास हथियार अच्छे थे और उनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था इसके बारे में पूछा जाता है कि जो इंग्लिश आर्मी थी उसके सेनापति कौन थे? तो ये हेक्टर मुनरो। और उतनी बड़ी सेना को एक छोटे से सेना की टुकड़ी के साथ हेक्टर मुनरो ने हरा दिया। तो ये एक काफ़ी बड़ी घटना भारतीय इतिहास में मानी जाती है। बैटल ऑफ पलासी से ज़्यादा बड़ी घटना बैटल ऑफ बक्सर को मानते हैं। इसके पीछे कई कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है कि बैटल ऑफ पलासी जो हुआ था उसमें अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। लेकिन जो बैटल ऑफ बक्सर होता है इसमें उन्होंने न सिर्फ बंगाल के पूर्व नवाब को हराया, अवध के नवाब को हराया, ये दोनों तो छोटे छोटे प्रांत के हो गए, लेकिन उन्होंने उस वक्त मुगल बादशाह, जिनका कि कहीं ना कहीं सेंट्रल कमांड था पूरे देश पे उस वक्त, उन्होंने बंगाल के
नवाब को या अवध के नवाब को नहीं हराया, उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी हरा दिया। तो इसलिए बैटल ऑफ बक्सर का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारे इतिहास में। बैटल ऑफ बक्सर का कभी कभी डेट पूछ देता है, तो वो 22 अक्टूबर 1764। एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था, उस वक्त बंगाल के नवाब कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मीर जाफर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मीर कासिम नहीं, लेकिन मीर कासिम को उस वक्त हटा दिया गया था। अब पोस्ट वार सिनारियो देखते हैं कि युद्ध के बाद क्या हुआ था। युद्ध के बाद 1764 में एक घटना हुई, उसके कुछ दिनों के बाद मीर जाफर की मृत्यु हो गई। मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र था नजीमुद्दौला। हालांकि वो माइनर था, बहुत छोटा था, लेकिन नजीमुद्दौला को अंग्रेजों ने क्या किया, वो बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। और वो नाम मात्र का ही शासक था, क्योंकि सारे के सारे अधिकार जो थे वो लगभग अंग्रेज अपने हिसाब से चलाते थे। तो नजीमुद्दौला जो था वो नया नवाब नियुक्त हो गया। अब आगे देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि होती है जिसका भारतीय इतिहास में खास स्थान है। ये बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे एग्जाम्स में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की जो संधि थी वो दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765। एक किया गया था मुगल बादशाह के साथ और दूसरा जो किया गया वो अवध के नवाब के साथ किया गया। तो ये दोनों ट्रीटी जो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसका डेट भी पूछा जाता है कि पहली जो ट्रीटी थी वो किसके साथ हुई थी, तो शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। और कब हुई थी, तो 12 अगस्त 1765 को हुई थी। अच्छा, इस ट्रीटी को साइन करने के लिए एक व्यक्ति को अंग्रेजों ने बुलाया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उस दौरान अंग्रेजों की ओर से भेजा गया था। चूंकि एक अच्छा नेतृत्व करता था, अच्छा अधिकारी था, इसलिए क्लाइव को ही आगे बढ़ाया गया। इसमें जो पहली जो संधि हुई थी इलाहाबाद की, उसके तहत क्या क्या होता है वो देखते हैं। बंगाल का जो दीवानी अधिकार था, दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये ब्रिटिश को दे दिया गया, यानी कि कंपनी को दे दिया गया। अब दीवानी राइट क्या होता है, तो दो तरह के अधिकार होते हैं, एक होता है दीवानी अधिकार, एक होता है फौजदारी अधिकार। फौजदारी अधिकार के अंतर्गत आता है कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर, और दीवानी अधिकार के तरह आता है लैंड रेवेन्यू यानी कि भू राजस्व को वसूल करने की पावर जो होती है वो। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू को जो वसूल करने की जो शक्ति थी वो अंग्रेजों के पास आ गई थी। और साथ ही साथ वहां पर इन्होंने अपने हिसाब से उपनवाब भी नियुक्त किए थे। और ये भी पूछा जाता है कि किस प्रांत के उपनवाब कौन थे, तो बंगाल के जो थे वो मोहम्मद रेजा खान, बंगाल में मोहम्मद रेजा खान को नियुक्त किया गया, बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया। बंगाल के कौन थे, तो मोहम्मद रेजा खान थे। बिहार के कौन थे, तो राजा सिताब राय थे। और उड़ीसा के कौन थे, तो राय दुर्लभ थे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों पूछा जाता है। साथ ही क्या होता है कि चूंकि मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, उनके साथ ये संधि हुई थी, तो कुछ उनके फेवर की भी बातें करनी थी इसमें। तो 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन यानी कि सालाना 26 लाख रुपए शाह आलम द्वितीय को मिलते इस संधि के तहत। और चूंकि उनके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, सारे के सारे जो मेन क्षेत्र थे उसके जो रेवेन्यू कलेक्शन के जो अधिकार थे वो अंग्रेजों को दे दिए गए थे, तो उनको इसी 26 लाख से अपना गुजारा करना था। साथ ही साथ 26 लाख रुपए पेंशन और 2 क्षेत्र दिए गए इनको। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 2 क्षेत्र ले लिए गए और वो इनको दे दिए गए। कौन कौन से क्षेत्र, तो इलाहाबाद का क्षेत्र और एक करा का क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र पूछा जाता है कि कौन से 2 क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दिए गए थे, तो इलाहाबाद और करा का क्षेत्र। और 26 लाख रुपए एनुअल पेंशन ये शाह आलम द्वितीय को मिले। और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की जो जिम्मेदारी थी, जो अधिकार था, वो अंग्रेजों को मिले। ये पहले इलाहाबाद की संधि की घटना है। अब नेक्स्ट है जो सेकेंड इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई थी, ये देखते हैं। ये हुई थी उसके 4 दिनों के बाद 16 अगस्त 1765 को। ये सेकेंड वाला जो ट्रीटी था वो साइन किया गया था शुजाउद्दौला के साथ। शुजाउद्दौला कौन, तो अवध के नवाब। इसमें क्या होता है कि 50 लाख रुपए वार कंपेंसेशन यानी कि युद्ध हर जाने के रूप में अवध के नवाब से कंपनी को मिला। यानी कि अवध के नवाब ने जो
मीर कासिम का और मुगल बादशाह का साथ दिया इस युद्ध में, तो उस युद्ध हट जाने के रूप में 50 लाख रुपए कंपनी ने कंपेंसेशन लिए। अब क्या होता है कि अवध के क्षेत्र में टैक्स फ्री ट्रेड, यानी कि कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा कंपनी के ऊपर, और वो टैक्स फ्री ट्रेड, कर मुक्त व्यापार करेंगे अवध के क्षेत्र में। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अवध का क्षेत्र वापस से अवध के नवाब को दे दिया जाता है। तो क्या पूरा दे दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। 2 क्षेत्र, इलाहाबाद और करा, ये 2 क्षेत्र उसमें से काट लिए जाते हैं और वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए जाते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन कि अवध का कौन कौन सा क्षेत्र अवध के नवाब को नहीं दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ अवध की सुरक्षा के लिए, ताकि कोई वापस से वहां पर विद्रोह न हो, कंपनी ने अपनी एक सैन्य की टुकड़ी नियुक्त, अपनी एक सेनाओं की टुकड़ी नियुक्त कर दी अवध में। और इस जो सेना की जो टुकड़ी थी, इसका जो खर्च था वो किसके द्वारा उठाया जाता था? ये सेना की जो टुकड़ी की जो खर्च थी, इसको किसके द्वारा उठाया जाता था? तो अवध के नवाब के द्वारा उठाया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं अवध के नवाब को एक घाटे के लिए ही सौदा था। तो यही सेकेंड ट्रीटी ऑफ थी इलाहाबाद थी। 2 ट्रीटी भी इलाहाबाद की, फर्स्ट ट्रीटी और सेकेंड ट्रीटी, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मीर कासिम कहाँ चला गया? तो मीर कासिम चूंकि किसी भी प्रांत का न नवाब था, न कहीं का बादशाह था, वो भाग गया। वो युद्ध के हारते ही वो दिल्ली भाग गया और वहां पर उसने अपने निर्वासित जीवन व्यतीत किया और 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। तो यही था बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का रिलेशन। कैसे कैसे बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका कंसोलिडेशन हुआ, कैसे कैसे उसका पावर वहां पर मजबूत हुआ। 2 महत्वपूर्ण युद्ध हमने देखे, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद इलाहाबाद की संधि भी। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज की वीडियो का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल एकेडमिक विंग को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।